हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार के स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार के स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है आने वाले 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट starstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, वहां पर आपको जो है सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ सभी विषयों का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा स्टडी करने के लिए। तो आप इस वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। इस वेबसाइट का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज कैन बी ओवरकम बाय। तो एडेनोसिन डीएमिनेज है दोस्तों, इसका निर्माण एडीए जीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब इस जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो इस एंजाइम को नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण शरीर में इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस एंजाइम को डिफिशियंसी को कम करने के लिए जो है आजकल जीन थेरेपी के द्वारा जो है इस एंजाइम का डिफिशियंसी को कम करते हैं, ओवरकम करते हैं, ठीक है। तो एक का जो है सही आंसर होगा यहाँ पे को जीन थेरेपी के द्वारा। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इम्यून सिस्टम जो है प्रॉपर फंक्शन करता है इसी एंजाइम के उपस्थिति में, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि वर्णधता के रोगी पहचान नहीं कर पाता। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन। तो जो व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र करता है दोस्तों, वो व्यक्ति जो है रेड एंड ग्रीन कलर के बीच जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। लाल तथा हरे रंग के बीच जो है अंतर को नहीं बता पाते हैं। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, रेड एंड ग्रीन कलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए इज कॉल्ड। तो डिफरेंट टाइप्स से आरएनए से बने प्रोटीन को कहते हैं दोस्तों, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि बैक्टीरियोफेजेज मार देता है, बैक्टीरियोफेजेज किल। तो बैक्टीरियोफेजेज जो है दोस्तों एक प्रकार का वायरस होता है, ठीक है, वायरस है। और ये वायरस जो है बैक्टीरिया पर अटैक करता है और बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, बैक्टीरिया को मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बीओडी का पूर्ण रूप है। तो फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों, बीओडी का जो यूज है ये वाटर बॉडी में उपस्थित जल की जो है पोल्यूशन की मात्रा बताने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि किसी वाटर बॉडी में, जैसे कि जलाशय हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया है, इसमें उपस्थित वाटर कितना पोल्यूटेड है नहीं है, ये जो है बीओडी के द्वारा पता लगाया जाता है। अगर जिस वाटर बॉडी में बीओडी की मात्रा ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि उस तालाब में, उस नदी में जो है पानी उतना ही प्रदूषित है, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स इन बायोटिक कम्युनिटी। तो बायोटिक कम्युनिटी में जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये होते हैं हर्बीवोर, ठीक है। और हर्बीवोर्स वो होते हैं दोस्तों शाकाहारी, जिसे हिंदी में कहते हैं जो पेड़ पौधे घासें यानी कि जो प्रोड्यूसर को खाते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं। पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हो गया, घास हो गया, इनको खाते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। ये जो है बायोटिक कम्युनिटी में जो है प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो 6 का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि अपघटक होते हैं डिकम्पोजर्स आर। तो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये होते हैं दोस्तों बैक्टीरिया और फंगाई। हमारे इकोसिस्टम में दोस्तों जो भी जीव जंतु मरते हैं उसको अपघटन करने का काम यही बैक्टीरिया और फंगी करता है, ठीक है। और उसको जो है न्यूट्रिएंट साइकिल में मिट्टी में मिला देते हैं और न्यूट्रिएंट्स का साइकिल करते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स का जो काम करता है पर्यावरण में यही बैक्टीरिया और फंगी करता है, ठीक है। तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, जीवाणु व कवक।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 होगा कि एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है दोस्तों, ये होता है परऑक्सीडेज। ठीक है, तो 8 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, परऑक्सीडेज। और इसका दूसरा होता है दोस्तों अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एक अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है और दूसरा होता है हॉर्स रेडिस पर ऑक्सीडेज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेज है, तो ये भी जो है एक रिएजेंट होता है एलिसा टेस्ट में। तो 8 का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कॉजेज ओजोन होल। तो ओजोन होल जो है, ओजोन जो है दोस्तों, ओजोन एक लेयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे उसे सुरक्षा करता है। लेकिन दोस्तों ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक केमिकल होता है जिसका यूज जो है रेफ्रिजरेटर में, एसी में इसका यूज किया जाता है। तो ये CFC, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये केमिकल जब ओजोन लेयर से जो है रिएक्ट करता है तो ओजोन का लेयर जो है धीरे धीरे क्षय होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, जिसके कारण ओजोन लेयर में होल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कौन सा केमिकल जिम्मेवार है दोस्तों, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC ओजोन होल के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर जर्म कोशिकाएं और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक्स डिवीजन फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ। जब जो है दोस्तों मेल जर्म सेल जो है मियोटिक यानी कि माइटोसिस डिवीजन में जाता है, मियोसिस डिवीजन में जाता है, तो ये जो है स्पर्म को बनाता है। ठीक है, तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि गर्भाशय एक पतली गिरवा द्वारा खुलता है। द यूटेरस ओपन थ्रू ए नैरो सर्विक्स इन। तो यूटेरस सर्विक्स के थ्रू किस में खुलता है दोस्तों, तो ये खुलता है वेजाइना में। ठीक है, तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, वेजाइना यानी कि योनि में। दोस्तों वेजिना और सर्विक्स को मिलाकर कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं बर्थ कैनाल। तो आप इनको भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इनको भी पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पित्तपिंड कॉर्पस लुटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है। कॉर्पस लुटियम सेक्रेट्स द हार्मोन। तो कॉर्पस लुटियम जो है दोस्तों ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। जब ओवरी से ओवम निकल जाता है दोस्तों, तो जो भाग बचता है उसे कहते हैं कॉर्पस लुटियम। और ये कॉर्पस लुटियम जो होते हैं ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड। तो इनको कहते हैं दोस्तों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP कहते हैं। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का इंटेंशनल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MTP, हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय संगर्भता समापन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन की क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इज इन बॉडी इज कॉल्ड एज। तो उसे कहते हैं दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आजकल पता होगा दोस्तों कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ये इसी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ताम्रमोचक आईयूडी है, विच इज द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। ये जो है दोस्तों एक प्रकार का कंट्रासेप्टिव मेथड होता है, गर्भ निरोधक विधि होती है। ठीक है, तो कौन कॉपर रिलीज करता है, तो ये आईयूडी है कॉपर टी। कॉपर टी है दोस्तों जिसको शॉर्ट में CU2 लिखते हैं। ये कॉपर को रिलीज करते हैं और कॉपर आयन जो होते हैं दोस्तों ये जो है स्पर्म का जो मोटिलिटी जो होते हैं उसको कम कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसको जो है ओवम
ओवम तक मिलने से रोका जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए, ताकि प्रेगनेंसी से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये जो है कॉपर-टी जो है एक प्रकार का जो है कॉपर रिलीजिंग आईओडी है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाथी पाँव रोग को कहते हैं एलिफेंटियासिस इज कॉल्ड। तो एलिफेंटियासिस को जो है दोस्तों कहते हैं फाइलेरिया। ठीक है, ये जो होता है ये होता है फाइलेरियल वर्म के द्वारा होता है दोस्तों। ये वर्म जो होता है हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, यानी पाँव में जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, इसमें ये जो है लिम्फेटिक फ्लूइड को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण जो है लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण लिम्फेटिक फ्लूइड जो है धीरे धीरे भरने लगता है और पाँव जो है धीरे धीरे फूलने लगता है, जिसे जो है कॉमन भाषा में हाथी पाँव कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? फाइलेरियल वर्म के कारण होता है। आप इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धूम्रपान से होता है स्मोकिंग कॉज। देखते हैं ऑप्शन में। तो स्मोकिंग के कारण जो होता है दोस्तों डिजीज ऑफ लंग्स होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है। ठीक है, यानी कि फेफड़े की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सभी जो है धूम्रपान से होता है। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू दुर्व्यसन से उत्पन्न होता है टोबैको एडिक्शन प्रोड्यूसर। तो टोबैको एडिक्शन जो है दोस्तों इसके द्वारा जो है कैंसर ऑफ माउथ, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये सभी जो होता है, यानी कि मुंह का कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी। ठीक है, तो ये सभी जो है तंबाकू के जो है एडिक्शन से होता है। तो 18 का सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया कहलाती है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी इज कॉल्ड। तो इम्यूनिटी को प्रोड्यूसिंग करने का प्रोसेस जो है दोस्तों उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन के द्वारा जो है शरीर में जो है इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी इम्यूनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? व्हिच ऑफ द स्टडी एमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर के अध्ययन को दोस्तों कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ये जो है पिछले बार भी पूछा जा चुका है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, तो इनको आप याद रखिएगा कि ऑन्कोलॉजी है कैंसर का स्टडी है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी में जो है कैंसर के स्टडी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो 20 का जो है सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कि इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए वायरस बोर्न डिजीज। देखिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। मलेरिया है? तो नहीं, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। फाइलेरिया है, ये वर्म के द्वारा होता है, जिसको फाइलेरिया वर्म हेलमिंथिस के द्वारा होता है। तीसरा है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कैंसर जो होता है दोस्तों ये वायरस के द्वारा होता है। सर्वाइकल कैंसर जो है जिसमें से ये कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, ये जो है वायरस के द्वारा होता है। उस वायरस का नाम है दोस्तों ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं HPV। ठीक है, ये वायरस जो है सर्वाइकल कैंसर करता है, तो आप इनको याद रखिएगा। तो 21 का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ओव्यूल। तो इंटुगमेंट जो है दोस्तों ये भी जो है ओव्यूल का पार्ट है, न्यूसेलस भी है, चलाजा भी है, लेकिन इंडोथेसियम जो है दोस्तों ये जो है एंथर का जो है लेयर होता है। ठीक है, तो इंडोथेसियम जो है ये मेल पार्ट होते हैं, ओव्यूल का पार्ट नहीं है। तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इंडोथेसियम। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कि अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने दोस्तों अपना एक्सपेरिमेंट जो है मटर के पौधे यानी कि ग्रीन पी प्लांट जो है हरे मटर के पौधे पर जो है दोस्तों इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कितने साल तक? 7 सालों तक। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। विच वन इज द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट का मतलब होता है दोस्तों वैसा बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर जो है विभिन्न तरह का जो है जीव जंतु पेड़ पौधे जो है पाया जाता है, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है जीव जंतु में। तो ये सारे जीव जंतु जो है हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी होते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है दोस्तों वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो 24 का सही आंसर होगा यहाँ पर वेस्टर्न घाट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि एक पारिस्थितिक तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ मैन इन इकोसिस्टम। तो ट्रॉफिक लेवल में दोस्तों मैन जो है एक ओमनीवोरस होते हैं, क्योंकि जो है ये वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, इसलिए ये जो है ओमनीवोरस होते हैं। तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी ओमनीवोरस, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वभक्षी। हर्बीवोरस वो होते हैं दोस्तों जो घास पेड़ पौधे खाते हैं, ये हर्बीवोरस हो गए। कार्निवोरस ये हो गए जो एक दूसरे जीव जंतु को खाते हैं। ठीक है, ये जो है कार्निवोरस हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चिड़ियों के द्वारा परागण कहलाते हैं। पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। तो बर्ड्स के द्वारा जब पोलिनेशन होता है दोस्तों उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। तो 26 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी ऑर्निथोफिली। ठीक है, जब इंसेक्ट के द्वारा होता है पोलिनेशन तो उसे कहते हैं इंटोमोफिली। जब चींटी के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं मिरमेकोफिली। ठीक है, जब बैट्स यानी चमगादड़ के द्वारा जब होता है तो उसको कहते हैं चिरप्टोरोफिली। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है 26 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि mRNA का निर्माण होता है। mRNA फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो mRNA का जो निर्माण होता है दोस्तों ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो 27 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ठीक है, तो 27 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी केंद्रक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि जल प्रदूषण का सूचक जीव है। इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन इज। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इकोली का एक ऐसा बैक्टीरिया है दोस्तों जो वाटर पोल्यूशन का जो है इंडिकेटर के रूप में काम करता है। ठीक है, जिसको पूरा नाम होता है इसका एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं इकोलाई, जो कि वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई है। नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। तो नॉइज पोल्यूशन को दोस्तों इसका जो मेजर्ड इकाई है इसको मापा जाता है डेसिबल यूनिट में। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होता है, तो इनको याद रखिएगा। तो क्या होगा डेसिबल। और दोस्तों आपको बता दूं कि 65 डेसिबल से जो है अगर इससे एबव का जो अगर ध्वनि है तो वो जो है नॉइज पोल्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। और 75 डेसिबल का जो होता है ये शरीर के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, आप इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंड समुच्चय बना होता है। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। तो एग एपरेटस बना होता है दोस्तों एग सेल से और सेनर्जिड सेल से। तो सी जो है इसका सही आंसर होगा बोथ ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जंक डीएनए। दोस्तों डीएनए सीक्वेंस में कोडिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस को जो है जंक डीएनए कहा जाता है। ठीक है, तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी नॉन कोडिंग सीक्वेंस, यानी कि नॉन कोडिंग क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक वन तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ए पॉन्ड या फॉरेस्ट इकोसिस्टम। दोस्तों पिरामिड जो होता है दोस्तों ये जो है रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल पर जो है यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो है यही पिरामिड के द्वारा एनर्जी का जो है दर्शाया जाता है पिरामिड के द्वारा। तो फॉरेस्ट और पॉन्ड का जो है दोस्तों इकोसिस्टम में एनर्जी का जो पिरामिड रहता है ये ऑलवेज राइट रहता है, अपराइट रहता है, सदैव सीधा रहता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो सबसे नीचे में जो रहेगा
वो जीव बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज करेगा, उससे कम वाला उससे कम यूज करेगा, जो सबसे टॉप पे होगा वो कम से कम जो है एनर्जी का यूटिलाइज कर पाता है। आप जैसे कि आपको पता होगा कि ओनली जो है 10% जो है एनर्जी का जो है ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, और बाकी जो है एनर्जी जो है लॉस हो जाता है रेस्पिरेशन में, हीट में। ठीक है, तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। तो फॉरेस्ट में इकोसिस्टम का जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट? तो फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक्स का नाम है दोस्तों पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो है फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक्स है, और इसकी खोज सबसे पहले किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों सर्वप्रथम जो है पेनिसिलिन का जो है खोज किया था। ये किया था पेनिसिलिन नोटेटम फंगी के द्वारा जो है इसका डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक्स को। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है 34 कि पेनिसिलियम में जनन होता है, पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस बाय। तो पेनिसिलियम में दोस्तों रिप्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा। यहाँ पर पेनिसिलियम जो है दोस्तों ये जो है एक फंगी है। ठीक है, इसमें जो रिप्रोड्यूस करने के जो माध्यम होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने नए संतान को उत्पत्ति करता है। ठीक है, इसका जो भाग होता है दोस्तों कोनिडिया के थ्रू जो है ये जो है अपना नया संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा 34 का डी, कोनिडिया के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, और ये इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको देखिए। क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल प्रोपोज। तो देखिए ऑप्शन में है डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बोथ ए और बी, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों लॉ को जो है मेंडल ने प्रोपोज किया था। ठीक है, तो 35 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।